प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब हम जो है जो टॉपिक हम बना रहे थे, टॉपिक के में द 10 मिनट शो को अभी हम यहाँ पर रोक रहे हैं। अब आपको जो है बताना है कि किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, किस टॉपिक में आपकी परेशानी आ रही है। उस टॉपिक की मैं वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दूंगा। और दूसरी बात यह है कि आज जो हम लिखाएं प्रश्नोत्तरी लिखाएं, और जो प्रश्नोत्तरी है वो आपका मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन जो करेगी तो वहां पर आपको पता लगेगा कि किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो उसकी आप अभी से तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो बिना समय गवाए हम आज की प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। इसमें जो प्रश्न रखे हुए हैं ये संभावित प्रश्न हो सकते हैं आपके लिए, जो 18 फरवरी को आपकी परीक्षा होगी यूपी कांस्टेबल की। और ये यूपीएसआई के लिए भी, एएसआई के लिए, जहां जहां वनडे एग्जाम में हिंदी आ रही है वहां वहां पर आपके लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो पहला प्रश्न यहाँ पर रखा हुआ है, शब्द दे रखा है धनुष टंकार का संधि विच्छेद होगा, मतलब इसका संधि विच्छेद होगा, यानी कि इसका टुकड़ा होगा, सही टुकड़ा होगा। क्या होगा? ए विकल्प दिया धनु प्लस अष्टकार, दूसरा दिया धन प्लस अष्टकार अष्टाकार, तीसरा दिया धनु प्लस टंकार, और फिर दिया है डी धनुष्ट प्लस कार। ठीक है, ये वो शब्द है जहां पर मैं अपने उसमें आपको बता दूं जीवन में कि 7th क्लास में मेरे एक सर थे, तो उन्होंने के द्वारा मैं पीटा गया हूं इस शब्द पे। और बड़ा ही क्लिष्ट शब्द था ये। पूरी क्लास में सारे बच्चे पिटे थे, मैं तो बहुत औसत दर्जे का था। जो होशियार बच्चे थे मेरे, जो फर्स्ट पोजीशन में आते थे, वो सारे लोग जो है इस क्वेश्चन को बहुत तक गलत कर पाए थे। बस एक ही एक स्टूडेंट था, मेरा फ्रेंड था मनस्वी प्रताप सिंह, उसका सही हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पर जो है वो सुबह ही सर ने उसको ट्यूशन में पढ़ाया था, और वो शब्द यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो धनुष टंकार शब्द है, तो मैं इसको बता दूंगा आपको। देखिए, इसमें एक नियम लगता है, हमारा विसर्ग संधि का एक नियम है कि विसर्ग को, ठीक है, तीनों शाम में परिवर्तन, तीनों शाम में परिवर्तन करवाएगा विसर्ग को, ठीक है। और तीनों सा क्या बनेंगे? हमारे आधे बनेंगे। विसर्ग का इन तीनों शाम में परिवर्तन होगा, इसमें, इसमें और इसमें, ठीक है। लेकिन होगा कैसे? यदि विसर्ग के बाद में, ठीक है, चाहो या छा हो, ऐसे ही विसर्ग के बाद में क्या हो? टा हो या ठा हो, ऐसे ही विसर्ग के बाद में क्या हो? ता हो या था हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, विसर्ग का हम किस में परिवर्तन कर देंगे? अगर चाय छा होगा तो इस विसर्ग का परिवर्तन किस में कर देंगे? पहले वाले शाम में परिवर्तन कर देंगे। ता या ठा होगा तो इस वाले शाम में परिवर्तन कर देंगे, और ता या था होगा तो इस वाले शाम में परिवर्तन कर देंगे, ठीक है। ये नियम कह रहा है। तो अगर इस शब्द को हम देखें तो देखो, इसमें जो है ये वाली कंडीशन फॉलो होती हुई दिखाई दे रही है, और शब्द बन जाएगा हमारा धनुष टंकार। देखो, ये होगा धनु प्लस टंकार, ठीक है। तो विसर्ग का हम किस में परिवर्तन कर देंगे? इस शब्द में कर देंगे शाम में, और शब्द बन जाएगा हमारा धनुष, ठीक है। ये इसका विच्छेद हो जाएगा। और ये शब्द अच्छा है, उन गुरु का आशीर्वाद है जो आज मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ, और गुरुवर के चरणों में मेरा नमन है। दूसरे शब्द की तरफ चलते हैं हम। दूसरे शब्द की तरफ चलते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तो वह समास होता है। वह समास कौन सा समास कहलाता है? ए विकल्प दे रखा अव्ययीभाव समास, बी दे रखा तत्पुरुष समास, सी दे रखा द्वंद्व समास, और डी दे रखा द्विगु समास। तो इसमें आपको बताना है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो है परिभाषागत प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था समास की वीडियो में, आपको मेरी पिछली वीडियो पड़ी हुई है तो वहां पर आप देख सकते हैं। तो समास में क्या होता है कि समास के लिए दो पद होने चाहिए। हर समास को दो भागों में तोड़ लो, तो पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, इस टाइप से दोनों भागों में तोड़ लो। कोई समास जो दो पदों से मिलकर बनेगा, तीसरे पद में समास नहीं होगा। खाली एक पद में भी समास नहीं होता है, ठीक है। तो हम बात करें कि अव्ययी भाव समास की, हम बात करें इसकी अव्ययी भाव समास की, तो ये पहला पद मान लें, ये दूसरा पद मान लें, ठीक है। तत्पुरुष समास को भी इसको पहला पद मान लें, इसको दूसरा पद मान लें। द्वंद्व को इसको पहला पद, इसको दूसरा पद, इसको पहला पद, इसको दूसरा पद, ठीक है। अगर हम ये माने तो हम क्या पाते हैं? देखो यहाँ पर कि अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। कलर में दूसरा ले लेता हूं। अव्ययीभाव समास में जो है पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, और दूसरा पद गौण होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होगा? दूसरा पद प्रधान होगा। लेकिन द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और इस समास के समासिक पदों में एक योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन इसके भी अपवाद हो सकते हैं, इसके भी अपवाद हो सकते हैं। जैसे मैं सब लिख दूं यहाँ पे हरिहर, क्या लिख दूं मैं? हरिहर। और मैं लिख दूं यहाँ पे कंदमूल, ठीक है। और मैं सब लिख दूं यहाँ पर देवासुर। लेकिन यहाँ पर जो है
यहाँ पर जो है ये चिन्ह यहाँ पर लुप्त हो रहा है, तो यहाँ पर जो है दोनों पदों की प्रधानता है और यहाँ पे द्वंद्व समास का समन्वय बनेगा। द्विगु समास में क्या होता है, इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है बच्चों, संख्यावाची। क्या होता है, संख्यावाची। और दूसरा पद क्या है, समूह का बोध कराता है। दूसरा पद क्या है, समूह का बोध कराता है। क्या कराता है, समूह का बोध कराता है इसमें। तो ये इन समासों की पहचान बन रही है हमारी कि अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होगा, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होगा, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होंगे, पहला भी और दूसरा भी। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद समूह का बोध कराएगा। ठीक है, जब इन समासिक पदों का द्वंद्व समास में विग्रह करते हैं तो या तो शब्द और शब्द से जुड़ता है या फिर या शब्द के साथ में जुड़ता है। ठीक है, और इसके बाद में कर्मधारय समास रह गया और बहुब्रीहि समास रह गया। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण विशेष से हो सकता है या उपमेय उपमान का भी आरोप हो सकता है, और दोनों पद विशेषण विशेषण भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि समास में पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे अन्य पद की प्रधानता होती है। ठीक है, तो वो सारे के सारे 6 समासों की यहाँ पे परिभाषा मैंने आपको बता दी कि किसमें क्या होता है, तो आप इसको देख लें, अच्छा है आपके लिए, जानकारी के लिए। ठीक है, चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला है, किस शब्द में आ उपसर्ग है, किस शब्द में आ उपसर्ग है ये देखना है। ठीक है, तो देखो हमने उपसर्ग के लिए क्या करना है कि जो उपसर्ग है, जो उपसर्ग है उसको देखते हैं हम। अब बाद वाले का अगर अर्थ निकल रहा है तो वहां पे उपसर्ग लगा हुआ होता है। तो देखो मैं जैसे पहला आजम दे रखा, अभाव दे रखा, अभिशाप दे रखा, अत्यंत दे रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे पहली बात, देखो यहाँ पर आ सब लग रहा है, इसमें देखो छोटा आ लग रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं पक्का। देखो यहाँ पर अभी उपसर्ग लग रहा नहीं होगा, यहाँ पर ये शब्द की बटनी यहाँ पे गलत है, लेकिन इसमें अति उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है, अति उपसर्ग है इसमें। ठीक है, इसमें अभी उपसर्ग है, ये अभी उपसर्ग है, इसमें ए उपसर्ग है, उसमें क्या है, अ उपसर्ग है। ठीक है, तो ये उपसर्ग बनना है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए, आजन। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है। ठीक है, अग्नि परीक्षा देना आप लोगों के लिए क्या है, ये पेपर जो अग्नि परीक्षा ही तो है, क्योंकि समय आपको कम है और आपको करना बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। आपको लग रहा था कि परीक्षा शायद अभी नहीं हो पाएगी, समय लगेगा, लेकिन सरकार की मंशा है कि वो आपको बिल्कुल ताप के, कहते हैं ना कि भट्टी में जितने भी भट्टी में तप के ही जो है सोना कुंदन बनता है, तो आप कुंदन बन जाएंगे, तब जाइए अच्छे से। ठीक है, तो इसका विकल्प दे रखा है कठोर तप करना, दूसरा है दृढ़ निश्चय करना, तीसरा है साहस पूर्वक सामना करना, और डी दे रखा है कठिन परिस्थिति में पड़ना। ठीक है, अग्नि परीक्षा देना, इसका सही आंसर आप क्या हो सकता है, तो इसका सही आंसर है अग्नि परीक्षा देना, मतलब कठोर तप करना। अब देखो आपने देखा हो रात को बच्चे जो है 12 बजे 1-1 बजे तक जग रहे हैं, तो वो तप के बराबर पहले आराम से 9-10 बजे सो जाते थे, सर्दी हो रही है 9 बजे तक 10 बजे तक सब बच्चे सो जाते हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अभी देखो लाइब्रेरी में जो है 12 से 3-3 बजे तक पढ़ रहे हैं। मेरी लाइब्रेरी खुद है, तो वहां पर भी बच्चों को देखता हूँ कि 3-3 4-4 बजे तक बच्चे जाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा कठोर तप करना होगा। नेक्स्ट हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतरे का अर्थ है, पर उपदेश कुशल बहुतरे, तो इसका पहला विकल्प है बिन मांगे सलाह देना, दूसरा है दूसरे के उपदेश को आसान समझना, तीसरा है बिना सोचे समझे दूसरों को सलाह पर काम करना, चौथा विकल्प है दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना। ठीक है, सही इसका विकल्प आप सोचें कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका है पर उपदेश कुशल बहुतरे, इसका है सही आंसर होगा बिन मांगे सलाह देना, मतलब किसी को उपदेश मतलब बहुत ज्यादा इजीली आप दे सकते हैं कि भाई ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, देखो करना तो अपने मन से है। ठीक है, कहते हैं मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, करना आपको मन से है। अगर आप मन से कर लोगे, मन में ठान लोगे, तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी आपके लिए बिल्कुल छोटी साबित होंगी। लेकिन आपने अगर मन से नहीं आना है, ठीक है, तो कुछ नहीं हो सकता है। एक साइकोलॉजी के अनुसार एक चीज कही जाती है कि घोड़े को तालाब तक खींच के लाया जा सकता है, घोड़े को तालाब तक खींच के लाया जा सकता है, लेकिन पानी पीना ना पीना उसका काम है। घोड़े को आप तालाब तक खींच के तो ला सकते हो, लेकिन पानी पीना ना पीना उसका काम है। तो आपको पेरेंट्स आपको वो चीज सब उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन परीक्षा में अच्छा 100% रिजल्ट देना तो आपका दायित्व है। ठीक है, आप कितनी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, कितनी अच्छी लगन के साथ पढ़ रहे हैं, वो महत्वपूर्ण बिंदु आपके जीवन में घटित होगा, और वो ही आपके जीवन में अगली सीढ़ी तैयार करेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। छोटा प्लेटफॉर्म लेते चलो और आगे बढ़ते चलो। ठीक है,
आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो विकल्प दिया है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, या वृद्धि संधि है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि यदि एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, यदि चा के बाद में यानी कि चा से पहले अगर आधा शा कहीं पर आएगा तो वहां पर आपकी विसर्ग संधि बनेगी। कौन सी बनेगी? विसर्ग संधि बनेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर चा से पहले आधा शा आ रहा है तो वहां पर आपकी विसर्ग संधि बनेगी, या चा भी हो सकता है, छा भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर आपकी विसर्ग संधि ही बनेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा विसर्ग संधि बन जाएगी, व्यंजन संधि नहीं होगी, स्वर संधि नहीं होगी, वृद्धि संधि नहीं होगी। ठीक है, स्वर संधि में क्या होता है, वृद्धि संधि में क्या होगा, जिस शब्द के ऊपर दो मात्रा लगी हो, ऐ की और औ की, वहां वृद्धि संधि होगी। स्वर संधि के 5 प्रकार है। दीर्घ संधि में बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ दिखाई देगा। गुण संधि में एक जिस शब्द के ऊपर एक मात्रा हो, ए की और ओ की। यण संधि में क्या है, या वा से पहले वर्ण आधे मिलेंगे। और अयादि संधि में जो बनेगा हमारा, या पूरा बनेगा, ठीक है, और वा पूरा बनेगा, और या से पहले आ की मात्रा होगी और बा से पहले आ की मात्रा होगी, तो ये अयादि संधि का नियम बनेगा। मैं शॉर्ट वीडियो आपके समक्ष उपस्थित कर दूंगा। अगला है, निस्तेज शब्द की संधि होगी। निस्तेज शब्द की संधि होगी तो ध्यान रखो क्या होगी, मैंने अभी बताया था। इससे पहले नियम था कि विसर्ग का तीनों शा में तीनों शकार में परिवर्तन करना। तो देखो पहला विकल्प नी प्लस तेज, निस प्लस तेज, निश प्लस तेज, निशा प्लस तेज, ये इसमें 4 विकल्प दिए हैं। तो सही आंसर जो बनना है इसका नी प्लस तेज होगा, क्योंकि विसर्ग के बाद में अगर ता होगा तो विसर्ग के बाद में क्या ता हो रहा है, तो इस विसर्ग का परिवर्तन हम किसमें, इस वाले सा में कर लेते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण और देता हूं, नमा प्लस ते, क्या लिखा मैंने, नमः प्लस ते। तो देखो विसर्ग के बाद में क्या ता आ रहा है, तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, नमस्ते। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी क्या है बच्चों, विसर्ग संधि यहाँ पर बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? ठीक है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो देखो इस चिन्ह को क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जहां पर प्रश्न किया जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस चिन्ह को जो है उपविराम कहते हैं। क्या कहते हैं, उपविराम कहते हैं। ठीक है, जब कोई वैसी बात कही जाती है तब इसको कहते हैं। अगला चिन्ह जो है यहाँ पर, अगला चिन्ह यहाँ पर थोड़ा सा ओझल हो रहा है, चलो इसकी बात अभी कर लेंगे। ये जो बी वाला चिन्ह है, ठीक है, इस चिन्ह को कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। ये बहुत पूछा आता है परीक्षा में, योजक, या इसको सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। बच्चों ध्यान रखना, योजक या सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। ये दो पदों को जोड़ने का कार्य करता है, दो पदों को जोड़ने का काम करता है। जैसे मैं कह दूं रात दिन, अच्छा बुरा। ठीक है, तो ये दोनों पदों के बीच में आ गया, तो इस चिन्ह का नाम आपको याद होना चाहिए। इसको योजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अंगूठा छाप होना मुहावरे का अर्थ होगा। अंगूठा छाप होना मुहावरे का अर्थ होगा, क्या सही अर्थ यहाँ पर बनेगा? तो ये क्या होगा, पढ़ा लिखा होना, अनपढ़ होना, लड़ाकू होना, या कम दिमाग का होना। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, अनपढ़ होना। बी आंसर इसका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, बी आंसर इसका बन जाएगा, अनपढ़ होना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के कितने भेद यहाँ पर हैं? वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो सही आंसर होगा, सही आंसर होगा एक दिया, 2 5 2 5 2 5 7 9। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि वर्तमान काल के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। और भूतकाल के जो प्रकार होते हैं, भूतकाल के जो प्रकार होते हैं, भूत के 6 होते हैं। ठीक है, और भविष्य काल के जो होते हैं, भविष्य काल के जो होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। तो इसका सूत्र ये भी बन सकता है 563। ठीक है, 563, 5 वर्तमान, 6 भूत, और 3 हमारे क्या बन जाएंगे, भविष्य बन जाएंगे। तो 563 इसका सूत्र यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। कर्म वाच्य में प्रधानता होती है। ठीक है, तो देखो पहले वाच्य को आप समझ लेते हैं, वाच्य क्या होता है।
वाच्य होता है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का तरीका, ठीक है। वे ऑफ टॉकिंग आपका क्या है, कैसे बात कही जा रही है, किसके माध्यम से कही जा रही है, ठीक है। तो वाच्य जो होते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है हमारा कर्मवाच्य, और तीसरा बच्चा होता है हमारा भाववाच्य, ठीक है। अब यहां से ही बात कही जा रही है वाच्यों के बोलने का तरीका, जिसमें कर्ता मतलब कर्ता की प्रधानता होगी, वहां पर क्या होगा? कर्तवाच्य होगा। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी वो कर्मवाच्य होगा, और जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होगी वो भाववाच्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कर्मवाच्य में प्रधानता होगी। देखो कर्मवाच्य में प्रधानता होगी तो कर्मवाच्य में जो है कर्म की प्रधानता होगी, ठीक है। कर्ता की प्रधानता किसमें होगी? कर्तवाच्य में होगी। कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य में, और संज्ञा क्रिया की यहाँ पर विकल्प नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? भाववाच्य बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर समझ लो कि कर्मवाच्य कैसे हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, यहाँ पे एक उदाहरण लिखता हूँ मैं। एक उदाहरण लिखता हूँ। पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। दूसरा उदाहरण लिखा मैंने, आम खाया जाता है, ठीक है। आम खाया जाता है। तो इसमें क्या है, जो क्रिया जो होती है, इसमें जो क्रिया जो होती है कर्म के अनुसार होती है। इसमें क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्म के अनुसार होती है। अब देखो यहाँ पर जो है पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पढ़ना पूरी क्रिया हो गई हमारी, लेकिन पुस्तक हमारा क्या है? पुस्तक क्या है हमारा? स्त्रीलिंग है। तो क्रिया किसके अनुसार होगी? जो हमारा कर्म होगा उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो देखो यहाँ पे क्या पढ़ी जाती है। ऐसे ही आम जो है हमारा पुल्लिंग है, तो क्या है? खाया जा रहा है यहाँ पर। तो क्रिया जो है हमेशा कर्म के अनुसार होती है इसमें, ठीक है। अगला हम देखते हैं, जिसमें लिंग वचन तथा कारक से कोई विकार नहीं होता। जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई विकार नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? तो प्राणीवाचक नहीं कहलाते, अव्यय हो सकता है, निपात हो सकता है, संपात हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है बेटा, वो अव्यय होता है, ठीक है, जिसमें लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं होता। और अव्यय जो होते हैं हमारे चार प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा समुच्चय बोधक या योजक अव्यय। तीसरा हमारा संबंध बोधक अव्यय अव्यय। और चौथा होता है हमारा विस्मय आदि बोधक अव्यय, ठीक है। ये मैंने आपको वीडियो में बता रखे हैं, वीडियो को आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो सही आंसर होगा अव्यय। और ध्यान रखना, अव्यय हमारा जो है विकारी शब्द भी है। अव्यय क्या है हमारा? विकारी है, इसमें विकार हो जाता है, ठीक है। सॉरी, ये अविकारी शब्द है। अव्यय क्या है? अविकारी शब्द है। और जो हमारा होता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये चार हमारे क्या हैं? विकारी होते हैं। इनमें जो है लिंग वचन के आधार पर विकार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 13वां प्रश्न, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। तो इसका जो सही आंसर बन रहा है हमारा, इसका जो सही आंसर हो रहा है हमारा, वो विकल्प के अनुसार हम देखते हैं कि विकल्प हमारा क्या कह रहा है। देखो ये साहित्यगत प्रश्न हो गया हमारा। अब साहित्य के लिए मैंने आपको जो है अपने मेरे चैनल पे वीडियो बनी हुई है, साहित्य को आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा है मृगनयनी उपन्यास के रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है। पहला विकल्प देखा वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा देखा है महादेव वर्मा, तीसरा धर्मवीर भारती, और चौथा दे रखा है शैलेश जैदी, ठीक है। इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो वृंदावन लाल वर्मा है, ठीक है। क्या है? वृंदावन लाल वर्मा है। और ये इनका ऐतिहासिक उपन्यास है। क्या है इनका? ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है। ऐतिहासिक उपन्यास है इनका, वृंदावन लाल वर्मा जी का ऐतिहासिक उपन्यास है। और एक इनका जो है ऐतिहासिक उपन्यास में ही इनका एक दूसरा उपन्यास है, विराटा की पद्मनी। क्या है? विराटा की, विराटा की पद्मिनी, पद्मिनी।
और दूसरा उपन्यास है इनका कचनार। क्या है? कचनार। और इनके ही दूसरे सामाजिक, ये तो ऐतिहासिक उपन्यास हो गए 3। इनका जो सामाजिक उपन्यास होंगे, हमारे सामाजिक जो उपन्यास होंगे, ठीक है, एक इनका है सामाजिक उपन्यास जो है वो है कचनार। सॉरी, कचनार तो इधर हो गया, संगम होगा, संगम। ये इनका एक उपन्यास है संगम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक इनका उपन्यास है सामाजिक में ही, दूसरा एक उपन्यास है इनका कुंडली चक्र। क्या है? कुंडली चक्र। ठीक है। जो हमारे नाथ संप्रदाय से हमें जो कुंडली जागरण की वो मिली है, वो कुंडली चक्र में जो है 5 चक्र होते हैं। ठीक है। तो उन 5 चक्रों को पूर्ण किया जाता है, तो कुंडली चक्र जो है उसकी तरह ही है। ठीक है, सारा का सारा वहां से चलता है। दूसरा यहाँ पर देखें, देखो महादेवी वर्मा का, अब थोड़ा सा मैं आपको देखो यहाँ पर, और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। चलो मैं ऑरली मुंह से ही बता देता हूँ। देखो यहाँ पर जो है, अगर हम देखें महादेव वर्मा को, महादेव वर्मा के उपन्यास नहीं है, इन्होंने जो निबंध या छोटे छोटे वैसे वो लिखे हैं, उपन्यास इनका कोई हमें देखने को नहीं मिलता है। धर्मवीर भारती के यहाँ पर जो है उपन्यास हमें देखने को मिल जाएंगे। और धर्मवीर भारती के जो उपन्यास हैं, हमारे जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, वो अगर हम उन पर बात करें, उन पर चर्चा करें, तो एक तो गुनाहों का देवता है और दूसरा है सूरज का सातवां घोड़ा। एक गुनाहों का देवता और दूसरा है सूरज का सातवां घोड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। महादेव वर्मा की जब बात आई है, एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, फिर मैं महादेव वर्मा के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। मैं यहाँ थोड़ा रफ कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मैं रफ पेज आज लिया नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा कि एक्सप्लेनेशन क्या देनी है, मैंने सोचा यहीं दे दूंगा, लेकिन क्वेश्चन आया तो अब दिमाग में बात आ रही है। महादेव वर्मा जो हैं, ये छायावाद की कवयित्री हैं। ठीक है, छायावाद की हैं और छायावाद के आधार स्तंभ में हैं। और छायावाद का जो आधार स्तंभ में जो होता है, तो उसमें प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा है। इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, उसका एक सूत्र बनता है, सूत्र बनता है नीर निशा। क्या बनता है? नीर निशा। ठीक है। तो नीर से नीरजा बन गई। ठीक है। फिर हम बोलते हैं रश्मि, रात से रश्मि बन गई। और इससे क्या बन गई? निहार बन गई। ठीक है। और उससे बन गई सांदेगी। ठीक है। ये 4 रचना यहाँ पे बनती हैं। ठीक है। अब इन 4 रचनाओं को मिलाकर, इन 4 रचनाओं को मिलाकर एक रचना बनी जिसका नाम है यामा। क्या है? यामा। ये एक रचना बनी यामा। इस यामा रचना पर इन्हें, इस यामा रचना पर इन्हें 1982 में, 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कौन सा मिला है बेटा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये साहित्य में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, यामा पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात भी आपको समझनी है कि 1982 तक जो है, किसी भी राइटर्स की एक कृति पर यह दिया जाता था। ठीक है, उसमें 10 वर्षों का उसमें वो रहता था। अब क्या है, ये जो है किसी भी राइटर्स के जो संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा 1982 के बाद से। ठीक है, तो ध्यान रखना। और वहां पर जो है मैंने साहित्य की एक वीडियो बना रखी है पुरस्कार संबंधित, और उस वीडियो को आप वहां से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी हुई होगी साहित्य की। ठीक है, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। शैलेश जैदी को, इनको हमें इतना वो नहीं करना है, जो महत्वपूर्ण बात थी वो मैंने आपको बता दी। अगला है प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बड़ा ही अच्छा उपन्यास है और इसका जो अधूरा नाम है, इसका नाम है चंद्रकांता संतति। क्या है? चंद्रकांता संतति है। और इसके जो है 24 भाग हैं। कितने भाग हैं? 24 भाग हैं इसके। कितने भाग हैं बच्चों? 24 भाग हैं इसके। और यही एक ऐसा उपन्यास है, देखो एक चीज समझो, यही एक ऐसा उपन्यास है क्योंकि उस समय जो है हमारा उर्दू भाषा का ज्यादा महत्व था। तो ये जब जो देवकी नंदन खत्री हैं, ये देवकी नंदन खत्री इस उपन्यास को जब लेकर आए, तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो माहौल था सारा का सारा वो मुस्लिम बाहुल्य से भरा हुआ था, उर्दू अरबी फारसी भाषा का प्रयोग हो रहा था। तो इस एक उपन्यास को पढ़ने के लिए, इसके सार को समझने के लिए लाखों लोगों ने, लाखों लोगों ने हिंदी को सीखा था। हिंदी को सीखा था इस एक उपन्यास के लिए।
और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये समझनी है, ये देवकीनंदन खत्री जो है, इनका जो उपन्यास था, जब ये आया तो इसने बिल्कुल एकदम बिल्कुल लीक से अलग हटके जो तिलिस्म होते हैं भूतों का, और जैसे कहते हैं ना कि जादू कर देना, ठीक है, वो चीजें सारी दिखाई। तो उसमें तिलिस्म और अयारी, तिलिस्मी तिलिस्मी और अयारी, ठीक है, इसके ये देवकीनंदन खत्री प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। प्रवर्तक का मतलब होता है जनक भी कहे जाते हैं तिलिस्म और अयारी के, ठीक है। तो ये बड़ा ही अच्छा उपन्यास है। आगे हम देखेंगे, अगले उसमें साइड और राइटर से बात करेंगे। अगला प्रश्न है, माँ ने बच्चे को बुलाया। माँ ने बच्चे को बुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? इसमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो को कारक प्रयुक्त हुआ है इसमें, ठीक है। तो को हम बात करें तो पहला विकल्प है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक और चौथा है अपादान कारक। ये चार कारक यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर हम देखें तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, करण का होता है से, और अपादान का भी क्या होता है से। लेकिन इस वाले से में क्या है, जुड़ाव होता है, और इसमें क्या होता है, से अलग का बोध होता है। इसमें चीज क्या होगी, अलग रहेगी। इसमें जुड़ाव होता है कर्ण में, और अपादान में क्या होती है, चीज अलग होती है। जैसे मैं कहूं कि वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है, तो पैर से लंगड़ा है, तो वहां पर क्या है, अ, जब किसी के अंग में विकार होता है तो वहां पर तृतीय विभक्ति होती है, ठीक है। तो जो पैर से लंगड़ा है तो वहां पे क्या कर्ण कारक है। मैं कहूं कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी है, तो वहां पर क्या है, हमारा अपादान कारक बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ता कारक तो होगा ही नहीं क्योंकि निये चिन्ह है। अब क्या बचा, हमारा कर्म कारक बचा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, एक कारक और बनता है संप्रदान कारक। क्या बनता है, संप्रदान कारक। ये संप्रदान कारक में कर्म कारक का को चिन्ह भी प्रयुक्त होता है। लेकिन इस चीज को ध्यान रखना, अगर कोई चीज किसी को दी जाएगी, ठीक है, वो वापस नहीं ली जाएगी, तो वहां पर संप्रदान कारक का बोध होता है। जैसे मैं कहूँ कि राजा ने सेवक को कंबल दिया, ठीक है, राजा ने सेवक को कंबल दिया, तो राजा उससे सेवक से कंबल वापस थोड़ा ही लेगा, तो वहां पर क्या रहेगा, हमारा संप्रदान कारक रहेगा, कर्म कारक नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन कहूँ कि माता जी ने भिखारी को भोजन दिया, माता जी ने भिखारी को भोजन दिया, तो वहां पर भी जो है कर्म कारक नहीं होगा, वहां पर क्या बनेगा बच्चों, संप्रदान कारक आपका बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, 16वें प्रश्न की तरफ से। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? देखो, अब ये निजवाचक जो सर्वनाम होते हैं ना हमारे 6 प्रकार के, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, और प्रश्नवाचक सर्वनाम, और अगला छठा होता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपनों से क्या छिपाना, अपनों से क्या छिपाना, यहाँ पर तो कोई ऐसी निजवाचक सर्वनाम वाली बात हो नहीं रही। भगवान मुझे अपना ले, भगवान मुझे अपना ले, तो यहाँ पर भी बात निजवाचक की नहीं हो रही। मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चला आता, ठीक है। दूसरा है उपयुक्त सभी, तो देखो ये विकल्प यहाँ पर नहीं है। भगवान मुझे अपना ले, ये नहीं होगा। अपनों से क्या छिपाना, ये नहीं होगा। मैं आप ही चला आता, ये विकल्प यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये आप शब्द स्वयं के लिए हो रहा है। जैसे मैं यह कार्य आप ही कर लूंगा, यानी कि मैं स्वयं ही कर लूंगा, तो ये जो है हमारा निजवाचक बनेगा। और ये ध्यान रखना कि आप शब्द जहां पर स्वयं के लिए प्रयोग होगा, तो एक चीज समझ लो, आप शब्द जब स्वयं के लिए प्रयुक्त होगा, किसके लिए, स्वयं के लिए, ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चों, ये निजवाचक सर्वनाम बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, निजवाचक सर्वनाम बनेगा। लेकिन यदि आप शब्द किसी दूसरे के लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक है, अगर आप शब्द किसी दूसरे के लिए प्रयोग हो रहा है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम बनेगा। क्या बनेगा, पुरुषवाचक सर्वनाम बनेगा। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी क्या बनेगा, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बनेगा, ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक बनेगा, जिसमें क्या होता है, श्रोता होता है, कहने वाला जो होता है वक्ता होता है, मध्यम पुरुष में श्रोता होता है, अन्य पुरुष में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति होता है, वो होता है, तो मध्यम पुरुषवाचक में बनेगा, ठीक है। जैसे आप अच्छा पढ़ते हैं, जैसे मैं कह दूं आप अच्छा पढ़ते हैं, तो आप शब्द यहाँ पे क्या बनेगा, आपका पुरुषवाचक सर्वनाम बनेगा, और पुरुषवाचक में से बनेगा मध्यम पुरुष के अंतर्गत वो बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो ये जो प्रश्न है, ये जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इसको आप व्याकरणिक अपने जो नोट्स हैं उनमें वहां पर नोट डाउन कर लो, तो आपको प्रश्न हूबहू ऐसे ही परीक्षा में आपको मिल जाएंगे। जो परीक्षा में आपका जो है जो क्वेश्चन की जो संख्या होगी वहां आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है, दावा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं,
मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए। इसमें मूल स्वर की बात करा कि मूल स्वर हमारे क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पर विकल्प दे रखा है बड़ा या बड़ी और ए, छोटी, बड़ाऊ और ओ, फिर देखा आ ई उ, बड़ाऊ औ और ऐ। ये चार विकल्प यहाँ पर बने हुए हैं। तो देखो मूल स्वर जो होते हैं हमारे आ ई उ और री होते हैं, लेकिन री यहाँ पर है नहीं, तो एक विकल्प क्या बन जाएगा, सी विकल्प यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये सी विकल्प बन जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान और रखना, यहाँ पर हमारे कुछ संधि स्वर भी होते हैं। क्या होते हैं, संधि स्वर भी होते हैं, उनको भी ध्यान रखना। संधि स्वर जो होते हैं हमारे कितने होते हैं, 7 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमारे क्या बन गए, संधि स्वर बन गए। ठीक है, इसमें से भी ये जो ए, ऐ, ओ और औ होते हैं, इन्हें एक दूसरे नाम से हम जानते हैं। ये संधि स्वर तो रहते हैं, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो ये चीज भी यहाँ पर ध्यान रख लेना, क्वेश्चन पुट अप हो सकता है आपसे, इनमें लिखने में संयुक्त स्वर है। ठीक है, तो ए, ऐ और औ क्या होते हैं आपके, संयुक्त स्वर भी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, 19वें प्रश्न की ओर। ज्यादा हो गया तो निम्नलिखित में से कौन सोना का पर्यायवाची नहीं है, निम्नलिखित में कौन, अच्छा सॉरी, ये प्रश्न है वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है, वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है। तो देखो यहाँ दिया है भाषाबद्ध ध्वनियों के उच्चारण से, वाक्य संरचना से, कारक रचना से या संधि से। तो देखो यहाँ पर जो हम बात करें वर्तनी का जो संबंध होगा वो वाक्य संरचना से नहीं होगा। वाक्य रचना से पदों का और शब्दों का बनता है हमारा, कारक संरचना में जो कारकों का रहेगा, संधि से जो है संधि का रहेगा। तो इसका सही आंसर बनेगा हमारा भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से, किस वर्ण की क्या उच्चारित होनी है, मुख से होना है, कंठ से होना है, तालु से होना है, मूर्धा से होना है, दंत से होना है, ओष्ठ से होना है, वत्सरे होना है, दंत मूल होना है। ठीक है, कांकल्य वर्ण है, क्या है वो सारी की सारी चीज वहां पर रहेंगी। तो इसका मतलब जो होगा वो क्या होगा, भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से होगा। ठीक है, वर्तनी का संबंध यही। और हिंदी भाषा की सबसे अच्छी विशेषता ये है बच्चों, जैसे अंग्रेजी में होता है कि कुछ चीजें जो है साइलेंट हो जाती हैं, हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता, जैसा लिखा जाएगा वैसा ही पढ़ा जाएगा। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपसे एक बात कर रहा हूँ कि बच्चा ऐसे कहता है कि हमसे भी थोड़ी सी उच्चारण में या लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई, तो मैं यहाँ पर बात करूंगा आपसे कि एक शब्द लिखा मैंने अंश, लिखा मैंने अंश। ठीक है? पहले अंश शब्द का मीन्स भाग है और दूसरे अंश शब्द का मीन्स क्या है, कंद। ठीक है, एक शब्द मैंने लिखा है यहाँ पे स्वजन और दूसरा लिखा मैंने यहाँ पे स्वजन, ये दो शब्द मैंने यहाँ पे लिख दिए। इस स्वजन शब्द का मीन्स क्या है, देखो थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, ठीक है, इस स्वजन शब्द का मीन्स क्या है, अपने लोग। और जैसे ही मैं इस स्वजन शब्द लिख दूंगा इसका अर्थ हो जाएगा कुत्ते लोग। ठीक है, तो ये हिंदी का अपना एक अलग ही ढंग है, शब्द है, वोकैब है, इसका वोकैब बड़ा विस्तृत है। और संस्कृत भाषा से इसका उद्गम है। तो संस्कृत जो देवों की भाषा रही है, संस्कृत से हिंदी का जब उद्भव हमारा हुआ है, तो ये जो है इस समय जो है संस्कार की जो परिमार्जित भाषा है बिल्कुल। ठीक है, और ये भाषा इस समय जो है बहुत ज्यादा वो रही है। अगला, निम्नलिखित में से सोना का पर्यायवाची नहीं है, सोना का पर्यायवाची इसमें नहीं पूछा है, तो यहाँ पर हमें जो है देखना है कि कौन कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो देखो स्वर्ण सोने का पर्यायवाची नहीं पूछा है इसमें। देखो यहाँ पर ध्यान रखना कि है या नहीं वाले इन प्रश्नों को आप अच्छे देखना, विलोम है या नहीं है, वहां पर देखना है तत्सम है या नहीं है। कुछ जगह पे ऐसा होगा कि विलोम है या तत्सम है, ठीक है, या पर्यायवाची है या नहीं है। इस चीज को आपको ढंग से देखना है, जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में आपको आंसर नहीं देना है। ठीक है, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक बार अगर गोला हो गया तो फिर कुछ नहीं होना है।
अगर आप परीक्षा हॉल में अगर अपना मूल्यांकन भी करते हैं शीट का, तो जो एक बार आपने गोला कर दिया, दिमाग उसकी रिएक्शन देगा, पहली प्रतिक्रिया जो होगी वही आपकी बनेगी, और फिर आप क्रॉस चेकिंग में भी उसको पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप घर आ जाएंगे, ठीक है, जब क्वेश्चन को देखेंगे आप, जब तक आप गोला तो भर चुका होता है आपका OMR में, आप घर आ गए, घर पे आप देखेंगे या कहीं अपने मित्र मंडली में क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां बराबर यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो जल्दबाजी में जो है ना, जोश में होश नहीं खोलना है, जोश को अपने संभाल के रखना है, उत्साह को संभाल के रखना है। तो देखो इसमें नहीं पूछा है, तो देखो स्वर्ण होता है, हिरण्य होता है, कनक होता है, एक इसका और होता है जात रूप होता है, इसका जात रूप MB होता है, ठीक है। ये इसके अन्य पर्यायवाची हैं, इनको भी देख लेना, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कृतज्ञ का विलोम है, ठीक है, कृतज्ञ का विलोम है, देखो ये है दे रखा है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा एरर है, इससे घा के नीचे हलंत आ जाएगा, ठीक है, आधा घा हो सकता है, शुद्ध रूप ये हो सकता है कृतज्ञ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर क्या बन जाएगा, यही होगा, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, ठीक है, जड़ इसका नहीं होगा, संवेदनहीन नहीं होगा, अकृतज्ञ इसका नहीं होगा, ठीक है। तो कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, और देखो यहाँ पर ये वन वर्ड्स भी है, ये वन वर्ड्स की है, ये होता है कृतज्ञ होता है किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला क्या होता है हमारा, कृतज्ञ होता है। और किए गए उपकार को ना मानने वाला क्या होता है, अब देखो यहाँ पर क्या है, किए गए उपकार को ना मानने वाला, भाई इतना ध्यान है, ना मानने वाला क्या बन जाएगा हमारा, कृतज्ञ बन, ठीक है। किए गए उपकार को मान किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ हो जाएगा, और किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट हम, 500 उछलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, 500 उछलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, नीचे से ऊपर बढ़ना, चढ़ना, बहुत खुश होना, पागल होना, या उछल कूद करना, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा 500 उछलने का बहुत खुश होना, क्या होगा, बहुत खुश होना, मुहावरे का अर्थ बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न तब ने, जिन ढूंढा तीन पाइयां गहरे पानी बैठ, कहावत का सही अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है, पानी में गोता लगाना, पानी में डूबना, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, और मेहनत नहीं करना। तो इसका है, तीन जिन ढूंढा तीन पाइयां गहरे पानी बैठ, यानी कि कहते हैं कि नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन, यानी कि बिना दर्द के कुछ नहीं मिलता। अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, अगर आप रात जग रहे हैं, तो फिर आपको उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा, और आपके चैन निश्चित होगा, आपको चैन से कोई वो नहीं होगा, ठीक है। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये बता देगा, अगर आपने मेहनत की है, चैट आपने नहीं करी है, ठीक है, रील्स आपने नहीं देखी, अगर आपने ईमानदारी के साथ पढ़ा है, तो फिर आपको अपना दिखाई देगा कॉन्फिडेंस लेवल कि हमने कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अपना मूल्यांकन आप खुद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा इसका ये होगा सी, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, सी आंसर इसका विकल्प बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, चित्रलेखा किसकी रचना है, चित्रलेखा किसकी रचना है, तो उदय शंकर भट्ट दे रखा है, भगवती चरण वर्मा दे रखा है, केदारनाथ सिंह दे रखा है, कुंवर नारायण दे रखा है। तो ये जो रचना है किसकी है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि चित्रलेखा किसकी रचना है, तो ये किसकी है बच्चों, भगवती चरण वर्मा की रचना यहाँ पर ये है। नेक्स्ट प्रश्न तब चलते हैं, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं, रामचंद्र शुक्ल, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, या राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल इसका जो सही आंसर बनेगा वो रामचंद्र शुक्ल बनेगा, और इन्होंने ये जो लिखी है, इन्होंने जो लिखी है ये, इसका जो समय है वो 1930 है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल इसे जो है प्रथम कहानी कहते थे कि ये प्रथम कहानी है, लेकिन ध्यान रखना कि 1900 में एक दूसरी कहानी प्रकाशित हुई है, जिसका नाम है इंदुमती। कौन सी है, इंदुमती, और इसके राइटर कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी है, कौन है बच्चों, किशोरी लाल गोस्वामी, कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है, किशोर लाल गोस्वामी है। तो ये जो है हिंदी की पहली फर्स्ट कहानी मानी जाती है, हिंदी की फर्स्ट कहानी जो मानी जाती है, तो ये मानी जाती है कौन सी, इंदुमती को, किसको माना, इंदुमती को, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल इसको माने थे, रामचंद्र शुक्ल इसको माने थे 11 वर्ष का समय। अगला है, अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, ठीक है, अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा, इस मुहावरे का
सही अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा? ठीक है, क्या अर्थ हो सकता है इसका? तो देखो, अनहोनी बात, बेकार ककड़ी, बहुत बड़ी ककड़ी या बहुत छोटी ककड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब होगा, क्या मतलब होगा इसका? अनहोनी बात। अनहोनी बात इसका सही आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। उल्टे मुंह गिरना मुहावरे का अर्थ है। उल्टे मुंह गिरना मुहावरे का अर्थ है चोट लगना, सिर में चोट लगना, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए स्वयं नीचे गिर जाना। ठीक है, दूसरों को और छत से गिरना। तो इसका सही आंसर बन जाएगा सी, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए स्वयं नीचे गिर जाना। ठीक है, स्वयं नीचे गिर जाना। देखो यहाँ देखते हैं, स्वयं नीचा दिखाना, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है, उल्टे मुंह गिरना मुहावरे का अर्थ है दूसरों को नीचा दिखाने के लिए स्वयं नीचा दिखाना। ठीक है, या नीचे दिखना भी हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राण और अक्षत, इन दोनों शब्दों को किस वचन के अंतर्गत रखेंगे? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या उपयुक्त सभी। ये चार विकल्प दे रखे हैं। तो देखो ध्यान रखो, हिंदी में हमारे हिंदी में केवल हमारे दो ही वचन होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। अगर कोई चीज एक है तो वो एक वचन होगी। देखो सीधी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, व्याकरण में कोई चीज अगर एक है तो एक वचन है वो। ठीक है, अब चाहे दो हो या 200 करोड़ हो, वो सारी की सारी क्या बनेगी बच्चों? वो बहुवचन बनेगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द यहाँ पर आपके सामने रखेगा क्लिक से, ज्यादा इतना आपको विशेष करने की जरूरत नहीं है वहां पर। तो यहाँ पर पहले तो सबसे पहले ये विकल्प हटाओ कि द्विवचन यहाँ पर नहीं होता, एक वचन या बहुवचन होगा, उपयुक्त सभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो विकल्प तो यहाँ पे हट गए। अब यहाँ पर आपका जो 50-50 का रेशियो है, अगर तुक्का भी लगाओगे तब भी यहाँ पर आपको काफी हद तक मदद मिल जाएगी। तो देखो, प्राण और अक्षत शब्द हैं, तो ये एक वचन नहीं होते, क्या बच्चे होते हैं हमारे? बहुवचन होते हैं। क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। इसके बाद में देख लो, आंसू, आंसू, होश, ठीक है, हस्ताक्षर, ठीक है, बाल, ठीक है, आदि बहुत सारे शब्द हैं। मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो आपके समक्ष उपस्थित लिखूंगा, तो वहां बात करेंगे। तो ये शब्द जो है बहुवचन में रहेंगे। ठीक है, ये शब्द किस में रहेंगे? बहुवचन में रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? अभी हम बात करते हैं भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। पहला विकल्प दे रखा है हिंदी, अरबी, संस्कृत या उर्दू। ध्यान रखना, सबसे पुरानी जो भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा जो है संस्कृत है हमारी। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो 26 दे रखा है विकल्प, 33 दे रखा है, 49 दे रखा है, 52 दे रखा है। तो सही आंसर होगा कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं और संस्कृत की वर्णमाला में 50 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं बच्चों? 50 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं ये पूछा है इसमें। ठीक है, तो देखो, फा, भा, का, गा, आ, बड़ा, था, धा। ठीक है, ये यहाँ पर दे रखा है। तो अल्पप्राण में आपको पता होगा कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और प्लस अंतस्थ व्यंजन। प्लस अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, और महाप्राण में क्या होता है? ये तो क्या हो जाएगा हमारा? अल्पप्राण। और हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? ये महाप्राण होते हैं। क्या बनते हैं हमारे? महाप्राण बनते हैं। तो यहाँ पर पूछा है हमसे अल्पप्राण। तो देखो, अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे बात करता हूँ, क, ख, ग, ह, ह, चा, छ, ह, य, टा, ठ, हाँ, ठीक है, ता, 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 हा, हाँ, ठीक है, पाफावा, हाँ पाफावा भी है। मैं लिखता हूँ पा, फा, फा, हा और मा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ले लिए हैं। अगर हम इसकी बात करें तो देखो, ये पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण। ठीक है, ऐसे ये पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण। तो इसमें क्या पूछा? ये हर वर्ग का पहला, ठीक है, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये वाले पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। देखो, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, ये क्या होंगे? जो गोले में लिए हैं ये अल्पप्राण होंगे।
जिनको मैंने गोले में नहीं लिया, ये क्या होंगे, हमारे महाप्राण वर्ण होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो का और गा आ रहा है, देखो विकल्प में। ठीक है, अब देखो फा और भा को देख लो, फा और भा को देख लो। देखो फा हमारा और भा हमारा, फा और भा हमारा क्या है, महाप्राण है, तो ये देखो क्या बन जाएगा, महाप्राण। ठीक है, ये महाप्राण बन जाएगा। छोटा बड़ा यहाँ होता नहीं है। देखो ता था, अब देखो था हमारा किस में आता है और धा हमारा किस में आता है, ये चौथा वर्ण हो गया, ये दूसरा वर्ण हो गया, सॉरी दूसरा, और ये चौथा वर्ण हो गया। ठीक है, ऐसे ये दूसरा हो गया, चौथा हो गया, क्या हो गया, महाप्राण हो गए। और ये गा हमारा क्या हो गया, हमारा का हमारा क्या बन गया, हमारा अल्पप्राण हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहत नटत रीजत खिलत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैनऊ से ही बात। ठीक है, ये पंक्ति है, और ये पंक्ति जो है बिहारी लाल की पंक्ति है। किसका दोहा है, बिहारी लाल जी का दोहा है। और बिहारी लाल जी की एक रचना है बिहारी सतसई। कौन सी रचना है बच्चों, बिहारी सतसई। ठीक है, और सतसई शब्द में समास कौन सा होता है, ध्यान रखना है, इसमें द्विगु समास बनेगा। ठीक है, 700 दोहों का समूह। ठीक है, ध्यान रखना। बिहारीलाल की एकमात्र रचना है, यही एक ऐसा कवि है जो एकमात्र रचना करके हिंदी साहित्य में अमर हो गया है। ये कहते हैं कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाप करे गंभीर। जैसे तीर होता है ना, तीर जो है देखने में तो पतला लगता है, ठीक है, ऐसा लगता है, ठीक है, ये ऐसे सीधा घुस जाएगा, लेकिन जब इसको निकालेंगे तो ये पूरा घाप कर देगा। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाप करें गंभीर। बहुत विस्तृत भाव वहां पे कर देते हैं, तो बिहारीलाल के लिए कहा जाता है इन्हें। ठीक है, और इन्हें कहा जाता है इन्होंने गागर में सागर भर दिया है, एक गागर में पूरे सागर को भर दिया है। इनका एक एक दोहा तीन तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो इनके जो 713 दोहे माने जाते हैं, 713 दोहे हैं इस रचना में। अगर इनकी 3 से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो 2139 दोहे यहाँ पर बन जाएंगे एक मात्र रचना में। इतनी उत्कृष्ट कवि है ये। ठीक है, तो ये जो उदाहरण है इसका किसका है, श्रृंगार रस का उदाहरण है। ठीक है, और श्रृंगार में भी यहाँ पर ध्यान रखना, श्रृंगार में भी ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। ठीक है, योग का नहीं है। ठीक है, श्रृंगार रस का उदाहरण है, और श्रृंगार रस को ही जो है, श्रृंगार रस को ही जो है रसराज कहा जाता है। क्या कहता है, रसराज कहा जाता है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में बताओ कि रस की रानी किसको कहा जाता है, रसराज इसको कहा जाता है, तो रस की रानी किसको कहा जाता है, कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बताना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। संस्कृत में उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में उपसर्ग होते हैं, तो कोई उपसर्ग जो होते हैं संख्या तरह के 20 होते हैं, 22 होते हैं, 17 होते हैं, 18 होते हैं, तो सही आंसर है 22 होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पुट अप होता है, हो जाता है, और हो सकता है आपसे पुट अप हो जाए, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपसे ज्यादा पूछेगा संख्याओं के आधार पर। मैंने आपको बताया था कि काल के होते हैं 563 सूत्र याद रखना, 563। ठीक है, तो 5 हमारे क्या हो गया, वर्तमान काल, 6 भूतकाल और 3 भविष्य काल। 563 ये सूत्र हो गया। ठीक है, कौन से काल कहते हैं, क्वेश्चन पुट अप हुआ था नहीं हुआ था अभी, तो ऐसे कहते हैं कितने होते हैं संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं हमारे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। हिंदी में वाच्य के कितने प्रकार हैं, वाच्य के कितने प्रकार हैं, एक प्रकार है, दो प्रकार है, तीन प्रकार, चार प्रकार। मैंने वाच्य बताया था अभी, वाच्य कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा कर्तवाच्य, दूसरा होता है हमारा कर्मवाच्य, और तीसरा होता है हमारा भाववाच्य। ठीक है, चार हमारे जो होते हैं वो अव्यय होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, दो हमारी क्रिया होती हैं, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, एक हमारा ऐसा कोई ऐसा बनना है कि एक हमारा कुछ है, तो एक को यहाँ से हटा दे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। अव्ययम का शाब्दिक अर्थ है, अव्ययम का शाब्दिक अर्थ है जिसका व्यय ना हो, जो व्यर्थ हो, जिसका मूल्य हो, और डी विकल्प है जिसका व्यय हो। ठीक है, जिसका व्यय हो, तो अव्ययम। ठीक है, अव्ययम। ठीक है, अव्यय, अव्यय का जो अर्थ होगा यहाँ पर जो देना चाह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, संस्कृत में कोटेशन कही जाती है, न व्ययति इति अव्ययम। क्या कहा जाता है संस्कृत में, न व्ययति इति अव्ययम, न व्ययति इति अव्ययम, अर्थात जिसका व्यय ना हो वो अव्यय है, जिसका व्यय ना हो वो अव्यय है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा क्या बनेगा, ए बनेगा, जिसका व्यय ना हो वो अव्यय है। संस्कृत की कोटेशन है, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। उल्लेख शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उल्लेख शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो देखो
अब यहाँ पर जो है हमें देखना है, या तो उपसर्ग, देखो उपसर्ग के लिए दो चीज समझो, या तो उस शब्द में संधि हो जाए, क्या हो जाए, संधि हो जाए जिसमें उपसर्ग पूछा गया है, या फिर जो हम उपसर्ग लगा रहे हैं, उपसर्ग लगाने के बाद में दूसरे शब्द का अर्थ निकले, उपसर्ग के बाद दूसरे शब्द का अर्थ हो, दूसरे शब्द का अर्थ हो, तो वहां उपसर्ग लगा होगा। तो यहाँ पर जो है देखो, अगर हम बात करें तो इसमें संधि हो रही है, क्या संधि हो रही है, उत प्लस लेख, व्यंजन संधि बनेगी, सद बन जाएगा हमारा उल्लेख, तो इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन होगा उल्लेख, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझ लो थोड़ा सा, मैंने बताया कि संधि हो जाए, तो संधि हो गई, उपसर्ग के बाद दूसरे शब्द का अर्थ निकला, जैसे मैं एक शब्द ले रहा हूँ, सु उपसर्ग ले रहा हूँ, कौन शब्द ले रहा हूँ, सु उपसर्ग ले रहा हूँ, इसका अर्थ होता है अच्छा, ठीक है, क्या होता है, अच्छा होता है इसका अर्थ। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे सुरक्षा, ठीक है, मैं लिखा सुकन्या, मैं लिखा सुविचार, मैं लिखा सुमन, मैं लिखा सुगन, ठीक है, मैं लिखूं यहाँ पर स्वल्प, ठीक है, और मैं लिख दूं यहाँ पर सुंदर, ये मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं पूछूं इनमें से किस में जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है और किस में नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द आपको खोजना है, देखूं पहचान बताऊं, तो देखो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है। देखो जो उपसर्ग लगाया था हमने, जैसे सु उपसर्ग लगाया, इसको यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, काट देते हैं इसको, ठीक है, और देखो ये काटा हमने, यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, इस शब्द को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसकी संधि होगी सु प्लस अल्प, तो देखो इसमें हो रहा है, सु उपसर्ग लग रहा है, संधि बन रही है, तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन अगर देखो हम देखें, रक्षा शब्द देखें, रक्षा का अर्थ निकल रहा है, ठीक है, कन्या का अर्थ निकल रहा है, विचार का अर्थ निकल रहा है, मन का अर्थ निकल रहा है, गंध का अर्थ निकल रहा है, लेकिन नद्दर शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा, नद्दर शब्द का नहीं निकल रहा, इस शब्द में ही उपसर्ग नहीं था और इस शब्द में भी उपसर्ग है, इस शब्द में भी उपसर्ग लगा हुआ है। ऐसे आप उसका अर्थ निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको जो प्रश्न उत्तर लिखाएं, ये 35% लास्ट प्रश्न थे, ये हमारा मूल्यांकन करने के लिए है, कल भी हम इससे संबंधित ऐसे ही प्रश्न लेकर आएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, ठीक है। कहते हैं ना कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, ये पशु प्रवृत्ति है जो आप ही आप चरे, ठीक है। दूसरों तक भी चीज़ जानी चाहिए, ठीक है, जब बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए, तभी अच्छा लगता है, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, अच्छे से मन ला के पढ़ते रहिए, धन्यवाद।